Is our Indian diet complete? आपने देखा होगा पंजाब में कितने लोग मर जाते हैं, वो भी यंग जनरेशन 23, 24। पाम ऑयल इस टाइम मार्केट में 90% चीज़ों में पाम ऑयल यूज़ हो रहा है, जो कि कैंसर के सीधा से इफेक्ट देता है या आपकी किडनी को फेल करने के चांसेस है। ओज़ेम्पिक के बारे में आजकल मैं बहुत कुछ सुन रहा हूँ। बेसिकली जो मेडिसिन है ये डेवलप ही सिर्फ टाइप 2 वाले डायबिटीज़ वाले क्लाइंट्स के लिए हुई थी। ये कभी वेट लॉस के लिए थी ही नहीं। जो यूएस की एक स्टडी भी आई थी कि अगर हम ज़्यादा अपना कंज्यूम करते हैं ज़ीरो कोक को या आपका डाइट कोक को, तो इन फ्यूचर आपको कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। आपको उपवास करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो। तो फिर क्या आइडियली क्या करना चाहिए? डाइट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डाइट बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन डाइट ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक टाइम खा रहे हो और 4 दिन भूखे रह रहे हो। Is creatine supplement safe for everyone? किसी टेस्ट के बिना या किसी फिजिशियन की गाइडेंस के बिना किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स आप लें। ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स आते हैं जो बहुत रेगुलरली क्रेटिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और उनके आज किडनीज फेल हो चुकी हैं। ये आजकल 35-40 में मीनोपॉज टच कर जाता है लेडीज़ को। फिर मेंटल हेल्थ तो आप पूछ रहे हैं, मतलब उनकी मेंटल हेल्थ तो मतलब मैं सोचती हूँ कि है ही नहीं, क्योंकि उनमें एक टाइम पे मूड स्विंग्स इतने गंदे होते हैं जो एक लेडी को मैं अगर बात करूँ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे भी नहीं होते हैं। और रही बात कि थायराइड से खेलना या आपके किसी और ऑर्गन से खेलना, इट्स अ वेरी रिस्क। बट इज ग्लूटेन हेल्दी? ग्लूटेन इज़ अ हेल्दी थिंग और उससे हम ये नहीं कहेंगे कोई साइड इफेक्ट होता है या वेट गेन होता है, बट द थिंग इज़ दैट कि ग्लूटेन जो होता है ना, वो किसी किसी को सूट नहीं करता है। आजकल बहुत सारे जिम गोअर्स और नॉर्मल लोग भी, उनको जो यंग हैं उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? Thank you so much, Harshmeet, for being here. थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। Yeah. So, हर्षमीत, न्यूट्रिशन से जुड़े मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। जी सर। सो लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द सब्जेक्ट। श्योर। सबसे पहला सवाल, ओज़ेम्पिक। राइट। ओज़ेम्पिक के बारे में आजकल मैं बहुत कुछ सुन रहा हूँ हाँ जी। और जितना मुझे पता है ये टाइप 2 डायबिटीज़ वालों पेशेंट्स के लिए बनाया गया है बिल्कुल सर। और ये 2023 में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था हाँ जी। कि जो एक्चुअल में जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। गुड। तो ये मेडिसिन क्या करती है और क्यों लोग लेते हैं इसे? सर बेसिकली ये जो मेडिसिन है ये डेवलप ही सिर्फ टाइप 2 वाले डायबिटीज़ वाले क्लाइंट्स के लिए हुई थी। ये कभी वेट लॉस के लिए थी ही नहीं। लेकिन क्या होता है, जब हम ये मेडिसिन किसी क्लाइंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली फिजिशियंस, जैसे इसमें और भी काफ़ी मेडिसिन्स अब इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। तो जब वो डायबिटीज़ 2 को कंट्रोल करती हैं, आपके इंसुलिन लेवल को मेंटेन करती है, आपके जो एक्स्ट्रा क्रेविंग्स है, शुगर क्रेविंग्स, उसको कंट्रोल करती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वेट है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। मतलब भूख मारती है बेसिकली। हाँ, बेसिकली एपेटाइट कंट्रोल करती है, भूख मारती है, शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करती है, जिससे कि आपका इंसुलिन, क्योंकि डायबिटीज़ 2 जो होता है उसमें इंसुलिन आपका बनना कम हो जाता है। डायबिटीज़ 1 में बिल्कुल खत्म हो जाता है, ग्लैंड ही पैनक्रियाज़ क्रिएट करना बंद कर देता है इंसुलिन को। तो हमें पहले ये समझना है कि डायबिटीज़ 2 जो है उसमें हमारा इंसुलिन लेवल कम होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, डायबिटीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें ये मेडिसिन्स क्लाइंट्स को देना ज़रूरी था, सो दैट कि उनके आने वाले फ्यूचर में कोई भी किसी तरह के ऑर्गन इफ़ेक्ट्स जो होते हैं आपकी डायबिटीज़ के रिलेटेड, वो होने बंद हो जाएँ। बट क्योंकि उससे क्या हुआ कि काफ़ी क्लाइंट्स का वेट लॉस, क्योंकि ओबीज़ इसमें काफ़ी हो जाते हैं डायबिटीज़ 2 में, हुँ। वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब हम एपेटाइट कंट्रोल कराएँगे, डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे, तो वेट लॉस आना शुरू हो जाता है। तो लोगों के दिमाग में एक मिथ होना शुरू हो गया कि अगर मैं ये मेडिसिन लूँगा तो मेरी शुगर क्रेविंग्स कम हो जाएगी, मेरा एपेटाइट कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो लोगों ने नॉर्मली फिजिशियंस जो कई बार शायद प्रिस्क्राइब करते होंगे, बट आई डोंट थिंक कोई अच्छे लेवल पे इसे प्रिस्क्राइब करता है। उन्होंने इसे वेट लॉस की तरह लेना शुरू कर दिया। जिससे कि अगर आपको कोई डायबिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स उसमें आने शुरू हो जाएँगे कि आपको एक्स्ट्रा जो है शुगर लेवल आपके लो होने शुरू हो जाएँगे, जिससे कि आपकी शुगर लो हो जाएगी और आपको हार्ट अटैक के चांसेस, या आपकी बॉडी नमनेस हो जाएगी, या फिर आपको ब्रेन अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क करना बंद कर देता है। तो कभी भी इस तरह की कोई भी मेडिसिन जो किसी स्पेशली मेडिसिन डायबिटीज़ या किसी चीज़ के लिए प्रिस्क्राइब की गई है, वो एक रिज़ल्ट देती है एक लेवल पे आके, तब आपका वेट लॉस होता है जिसमें नीडेड है, तो हमें तब लेना चाहिए। अगर हम कहें कि कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो वो इसलिए क्योंकि हम उसे गलत चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रेंज एंड क्वाइट एस्टोनिशिंग।
लेकिन फिर भी लोग काफ़ी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना? बिल्कुल, वेट लॉस के लिए एक्चुअली सर हमारा आजकल का अगर हम देखें लाइफ़स्टाइल ही ऐसा हो गया है कि अगर कोई ओबीज़ है तो उसको अपने घर में, फैमिली में, सोसाइटी में इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप ओवरवेट हो, आप ऐसे दिखते हो, तो वो किसी भी तरीके वेट लॉस करना चाहता है आसान तरीके से। क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज़ ऑब्वियसली इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और आपकी पूरी बॉडी एग्ज़ॉस्ट हो जाती है, हर बंदा नहीं कर पाता। तो ऐसा लगता है कि तो बहुत आसान तरीका है, एक गोली खाई, एपेटाइट कंट्रोल किया और मैं पतला हो गया। लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो लेटर ऑन दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इससे ऑर्गन फेलियर्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल, हो सकते हैं जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो कैसे इस चीज़ को ले सकता है? क्योंकि अगर शुगर लेवल लो होगी तो ऑब्वियसली आपके ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी, जब आपको नीड ही नहीं है उस चीज़ की। लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। लोग जब शुगर छोड़ना चाहते हैं, तो वो लोग स्वीटनर्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कितने सेफ हैं हमारे लिए या फिर नहीं है? सर एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं कहूँगी मैं अपने क्लाइंट्स को कभी नहीं बोलती किसी भी आर्टिफिशियल स्वीटनेस पे या किसी प्रोटीन लेवल पे आप शिफ्ट हो जाएँ। उसका रीज़न है कि जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है बॉडी के लिए उसे अगर आप यूज़ करोगे तो अभी नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म आपको साइड इफ़ेक्ट दिखने शुरू हो जाएँगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपकी आजकल डाइट कोक के बारे में आपने सुना होगा या ज़ीरो कोक के बारे में आपने सुना होगा। नॉर्मल कोक, डाइट कोक। हाँ, तो पीछे यूएस की एक स्टडी भी आई थी कि अगर हम ज़्यादा अपना कंज़्यूम करते हैं ज़ीरो कोक को या आपका डाइट कोक को, तो इन फ्यूचर आपको कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं, ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस होते हैं, आपका बीपी लो हो जाएगा, आपका एपेटाइट खराब होता है, आपका मेटाबॉलिज़्म पूरी बॉडी का हिल जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। तो वो So this चीज़ is all because of the aspartame र content that it has. राइट, 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 राइट। बिकॉज़ क्या होता है ना क्योंकि हमारी बॉडी एक मैकेनिज़्म है, अगर हम उसे कुछ भी आर्टिफ़िशियल प्रोडक्ट्स देंगे, एक टाइम पे वो उसको शायद बर्दाश्त कर जाएगा। लेकिन थोड़ा टाइम पे आकर जब हमारी बॉडी के मैकेनिज़्म को इफ़ेक्ट करने लगेगा, ऑर्गन्स में वो हमारी मशीनरी अगर हमारी मशीनरी को इफ़ेक्ट करने लगेगा, तो वो वर्क ही नहीं करेगा प्रॉपर्ली। तो कैंसर्स हैं, स्किन डिज़ीज़ेज़ हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं, हमारे मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, ब्लड प्रेशर की बात करूँ, स्किन डिज़ीज़ेज़ हैं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। फिर हमें लगता है कि ये अचानक से कैसे हो गया? हमारी बॉडी में तो कोई इश्यू था ही नहीं। हमने तभी टेस्ट कराए थे, सब चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन वो सडन रिएक्शन ना देकर स्लोली आपको रिएक्शन देना शुरू करता है। कई बार किसी-किसी को यूरिन में बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिकली अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो या सपोज़ काम करते हुए आप गिर गए और डॉक्टर ने बोला इसका शुगर लेवल 400 है, तो सडनली आपको तो कल शुगर नहीं था, तो वो आपको ऐसा लगता है कि वो सडनली है, बट वो स्लोली हमारी बॉडी को अंदर से खराब करता जाता है। And what about stevia? स्टीविया इज़ गुड बिकॉज़ इट्स अ प्लांट एक्सट्रैक्ट ऑल्सो बट वही है कि अगर हम उसको रेगुलर यूज़ करते हैं और थोड़े टाइम के बाद हम उसे छोड़ के नॉर्मल शुगर पे स्विच करते हैं इफ Hmm. वी टॉक अबाउट द वेट लॉस प्रोसीजर तो क्या होता है उसमें बाउंस बैक होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम छोड़ के और दोबारा उसको यूज़ कर रहे हैं जैसे मैंने चीनी छोड़ दी आज मैं स्टीविया ले रही हूँ मैंने 10 केजीज़ कम किया फिर नॉर्मली मैं पूरी लाइफ स्टीविया पे नहीं रह सकती मैं वापस शुगर पे आऊँगी तो आपकी बॉडी में जो वेट आपने रिड्यूस किया 10 केजीज़ वो बाउंस बैक करेगा 15 केजीज़ के अकॉर्डिंग तो वो उस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट इसलिए क्योंकि एज़ एन इंडियन पर्सन हम प्रॉपर्ली एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट होल लाइफ नहीं रह सकते। सो फॉर अ टाइम बीइंग यू कैन डू कि हाँ, मैं थोड़े टाइम के लिए ले रही हूँ, इट्स ओके। बट अगर आप उसको रेगुलर रूटीन बनाते हो, तो वो इफ़ेक्ट देता ही देता So I think moderation is the key, है। राइट, राइट, राइट। जो हमसे कभी हो नहीं पाता। ट्रू सर, वो हम करते नहीं हैं। तो आजकल बहुत सारे डिफरेंट डाइट्स आ गए हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट, कीटो, वीगन, जूस डाइट, पैलियो डाइट। राइट। तो ये कितने सेफ हैं और ये कुछ असर करते हैं? हमें करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, या इससे भी ऑर्गन फेलियर्स होते हैं? क्या होता है? सर एशियन टाइम में एक बार किसी ने कहा था आई गेस कि आपको उपवास करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो। लेकिन जैसे कि वो फास्टिंग हुई 7 डेज़ की, 5 डेज़ की क्योंकि वो हमें पता है कि वो हमारा फास्टिंग पीरियड है जैसे कि हम नवरात्रे रखते हैं। उस टाइम हमारी बॉडी में कितने अच्छे रिजल्ट्स हमें दिखते हैं जैसे वेट लॉस भी होता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। बट फॉर अ टाइम बिंग इट्स अ गुड थिंग। बट जैसे ही 7 डेज़, 5 डेज़ या 2 डेज़ के फास्टिंग के बाद हम नॉर्मल डाइट पे आते हैं, तो आप कभी भी देखना वेट जो है जैसे अगर सपोज़ मैंने 3 किलो कम किया है और नॉर्मल खाना मैं खा रही हूँ तो 6 किलो की रेशो में बढ़ता है। फास्टिंग इज़ गुड फॉर अ टाइम बिंग ताकि बॉडी में जितना भी आपका टॉक्सिक है वो रिमूव हो जाए। लेकिन आप लाइफ लॉन्ग अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो की मैं बात करूँ या जूस डाइट की बात करूँ नहीं रह सकते। वीकनेस आ जाती है आपको उसी टाइम। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो विदिन 24 आवर्स इतनी ज़्यादा उनकी बॉडी जो है वो गिव अप कर देती है कि उनको ड्रिप लगवानी पड़ जाती है। जिससे कि क्या होता है आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल फिर बढ़ता है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स फिर बढ़ जाते हैं और आपका वेट दोबारा बाउंस बैक करता है। सो इट्स अ गुड फॉर अ टाइम बिंग थिंग कि आप टाइम बिंग के लिए आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए एकदम कि मेरा कल कोई फंक्शन है तो मैं एकदम 2 दिन के लिए जूस डाइट पे चली जाऊँ। लेकिन उसके बाद एकदम से बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और तो हाँ, बॉडी से रिवेंज क्यों लेती है पर? बॉडी इसलिए रिवेंज लेती है क्योंकि बॉडी को अगर मैं बात करूँ आरडीए की या बीएमआई की, तो मेरे बीएमआई के अकॉर्डिंग अगर मुझे पूरे दिन में 2500 कैलोरीज़ चाहिए और मैं अपनी बॉडी के साथ इनजस्टिस कर रही हूँ कि मैं उसको कुछ दे ही नहीं रही हूँ, तो एक टाइम पे आके बॉडी गिव अप करेगी क्योंकि जैसे गाड़ी है,
अगर पेट्रोल नहीं है तो वो नहीं चलेगी। सेम अगर मैं अपनी बॉडी को प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स दे ही नहीं रही तो वो कब तक वर्क करेगी? और जो एक मिथ होती है ना कि मैं मोटी हूँ तो मेरे तो लोग सोचते हैं बहुत खाती होगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही है, जो बंदा मोटा है उसकी बॉडी में एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। उसकी बॉडी में सिर्फ़ और सिर्फ़ फैट्स हैं जो कि बॉडी को सिर्फ़ और सिर्फ़ लेज़ी बना रहे हैं। तो वो मेटाबॉलिज़्म आपका ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम हिला हुआ है। उसके बाद अगर मैं सिर्फ़ जूस पे क्लाइंट को डाल दूँ तो वो कर ही नहीं सकता। हार्डली शौक-शौक में 3 दिन करेगा, 2 दिन करेगा। तो इट्स नॉट सेफ फॉर योर बॉडी कि आप प्रॉपर कीटो पे चले जाओ या इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाओ। आजकल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी विंडोज हो गई हैं कि मैं इतनी विंडो खाना खाऊंगी और इतनी विंडो में भूखी रहूंगी। लेकिन एक बार अगर आपको बॉडी आपका आ गया बीएमआई पे, उसको छोड़ते जब आप नॉर्मल अपना इंडियन डाइट पे आओगे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, या आप किसी फंक्शन पे जा रहे हो, तो डबल की रेशो में बाउंस बैक करेगा। तो क्लाइंट का मेन इशू यही आता है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, फिर भी छोड़ते ही तो मेरा वेट डबल की रेशो में भी बैक हो गया। हुँ। तो वो चीज़ और फिर उसको कम करना, इट्स अ वेरी हार्ड टास्क। सो आई डोंट थिंक इट्स अ सेफ प्रोसीजर टू गो विद। तो फिर क्या आइडियली क्या करना चाहिए? डाइट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डाइट बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन डाइट ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक टाइम खा रहे हो और 4 दिन भूखे रह रहे हो। जैसे कि आपने सुना होगा, एक बहुत पहले फ़ेमस डाइट हुई थी कि आज मैं पूरा दिन फैट खाऊँगी और कल मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विड पे रहूँगी, हुँ। उसके बाद फिर मैं सिर्फ़ रोटी खाऊँगी। तो इट्स अ टाइम बिंग कि हाँ, वो बहुत अच्छा फ़ेमस चला था, फिर लोगों ने किया, उसके बाद वापस वेट बढ़ गया। तो मेन हमारा जो मोटिव रहता है, हम आपको कहते हैं कि आप जैसे सपोज़ किसी एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसका वेट 100 केजीज़ है और उसका जैसे आपका वेट है 100 केजीज़, हाइट है 5'6" है, एज है 34, तो प्रॉपर आपका आरडीए के हिसाब से बीएमआई को कैलकुलेट करके, अगर बीएमआई आपका 40 से अबव है, तो उस हिसाब से हम आपको ब्रेकफ़ास्ट का मील बनाकर देंगे, फिर मिड मील्स आपको देंगे, लंच देंगे, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, और उसके बाद अगर आप डिनर के बाद भी जैसे कोई चाय लेता है, कॉफ़ी लेता है, मिल्क लेता है, तो वो पूरे दिन का चार्ट आपका होता है। तो उसमें अगर हम फ्रूट्स की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फ्रूट्स हम 400 टू 500 ग्राम्स क्लाइंट को दे रहे हैं। चपाती भी हम उनको दे रहे हैं कि कम से कम आपके अंदर जो फाइबर जाए, वो 60 टू 70 ग्राम्स पर बॉडी आपके अंदर जाए। प्रोटीन भी 16 ग्राम, 17 ग्राम, जिसको जितना चाहिए उस हिसाब से दें। तो अगर आप डाइट अकॉर्डिंगली लेते हो तो 100% आप सब कुछ खा के भी रिड्यूस कर सकते हो। मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत वीडियोज़ देखे हैं, क्रिएटिन सप्लीमेंट, और इसके बारे में बहुत स्टडीज़ हुई हैं मार्केट में। बहुत स्टडीज़ ये बोलती हैं कि क्रिएटिन सप्लीमेंट इज़ कंप्लीटली सेफ़, और आप जब अच्छे वर्कआउट्स कर रहे हो तो आपको डेफ़िनिटली लेना चाहिए। मैंने तो कुछ देखे हैं, कुछ बच्चे भी लेते हैं हुँ। क्रिएटिन सप्लीमेंट्स, अप टू 5 एमजी तक लेते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इज़ क्रिएटिन सप्लीमेंट सेफ़ फॉर एवरीवन? So basically what happened now? Either it's a creatine supplement or it's a, some other supplements. We can't go according to myself or according to my gym trainer कि आप ये supplements ले लो या आप ये प्रोटीन ले लो और मैं एकदम ब्लाइंडली उन पे विश्वास कर लूँ। एक्चुअली हमारे इंडिया में, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ट्रेंड नहीं है। आफ्टर 3 मंथ्स हर जगह अगर हम जाते हैं तो जो बहुत एजुकेटेड लोग हैं वो अपनी पूरी बॉडी चेकअप कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आपकी पूरी बॉडी चेकअप पे पूरे लेवल्स सामने आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें किस सप्लीमेंट की कितनी ज़रूरत है। अगर हम बिना चेकअप के ले रहे हैं, नो डाउट उस टाइम हमें गुड रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जो हेयर फॉल होना शुरू होता है, स्किन लूज़ होनी शुरू होती है, आईसाइट वीक हो जाती है और आपकी स्किन पे रैशेज़ आने शुरू ये होते सब हैं। क्रिएटिन सप्लीमेंट से होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को अगर नीड ही नहीं है, अगर किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा डोज़ हम किसी भी चीज़ को देंगे तो उसके हार्मफुल रिजल्ट्स शॉर्ट टाइम नहीं तो लॉन्ग टाइम नज़र आने शुरू हो जाते हैं। सो नेवर एवर आई सजेस्ट कि आप किसी टेस्ट के बिना या किसी फिजिशियन की गाइडेंस के बिना किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स आप लें। क्योंकि मुझे भी काफ़ी लोगों ने ऐसा गाइड किया था कि यू शुड टेक क्रिएटिन सप्लीमेंट्स हुँ। व्हाइल यू वर्किंग आउट, बिकॉज़ आप 5 प्रोबेबली रेप्स एक्स्ट्रा लगा सकते हो। लेकिन जब मैं किसी एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गया, तब उन्होंने मुझे बताया कि हरगिज़ भी क्रिएटिन सप्लीमेंट मत लेना, क्योंकि उनके पास ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स आते हैं जो बहुत रेगुलरली क्रिएटिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और उनके आज किडनीज़ फेल हो चुके हैं। किडनी फेल हो जाती है, लिवर फेल हो जाती है, जो यंग लड़के हैं अनमैरिड उनको सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी के कुछ लेवल्स इतने हाई हो जाते हैं कि आपकी बॉडी वर्क करना ही उस लेवल पे बंद कर देती है। अब बात करते से ऑर्गन फेलियर, आपने बोला किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, उसका रीज़न है, अब आपको नहीं पता उस सप्लीमेंट में कितना प्रोटीन है और आपकी बॉडी ऑलरेडी कितना प्रोड्यूस कर रही है और आप डाइट में कितना ले रहे हो एज़ अ लेमैन। जैसे कि आपको नॉलेज होगा, किसी को नहीं होता, जैसे मेरी मदर है, सपोज़ उन्हें नहीं नॉलेज कि मैं कितनी शुगर ले रही हूँ, कितना प्रोटीन ले रही हूँ और उसके बाद मैं सप्लीमेंट्स भी ले रही हूँ। तो वो एक्स्ट्रा डोज़ है तो बॉडी तो रिमूव करेगी ना, कहीं तो उसके सिम्पटम्स आने शुरू होंगे। सो दैट्स द रीज़न कि कभी भी फिज़िशियन या कोई आपका स्पेशलिस्ट जो होगा वो आपको कभी रिकमेंड नहीं करेगा कि आप कोई भी सप्लीमेंट्स पे जाओ। डेन टू जब हमारी इंडियन डाइट में सब कुछ अवेलेबल है और सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि हम जिम जा रहे हैं तो हमें थोड़ी एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएँ, इट्स आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू टेक दैट। तो ऐसे कौन से टाइप के लोग हैं या कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको अगर उनको है, तो उनको क्रिएटिन सप्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए?
यूरिक एसिड वालों को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जिनको थायराइड है, जिनको शुगर है, या जिनका प्रोटीन लेवल ऑलरेडी हाई है, या जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, उनको तो बिल्कुल इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और ओबीस में भी आपको चेक कराना चाहिए कि आपकी ओबीस कौन से टाइप की है, उस अकॉर्डिंग आपको या तो आपके जो फिजिशियंस हैं वो बताते हैं, डाइटिशियंस बताती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, तब जाके आपको किसी भी तरीके का सप्लीमेंट लेना चाहिए। विसरल फैट को बर्न किया जा सकता है कोई स्पेसिफिक तरीके से या कोई स्पेसिफिक खाने से? सर बेसिकली अगर हम बात करते हैं विस्टर फैट को बर्न करने की, तो मेन एक्सेस पहले तो ये समझा दीजिए लोगों को कि व्हाट इज़ विसरल फैट? बेसिकली विस्लर फैट जो होता है वो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट जो हम अपना प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम अगर बात करें तो एक्स्ट्रा डाइट्स वगैरह से हम जो ले लेते हैं, जो आपका बेकरी आइटम से स्पेशली हो जाता है, तो उसको अगर हमें फैट को बर्न करना है, तो उसमें सिर्फ हमें इतना करना है कि हम अपनी डाइट में थोड़े से चेंजेस लाएं, तो ऑब्वियसली हम बर्न कर सकते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज रूटीन बना सकते हैं, नई एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, घर में थोड़ी देर योगा कर सकते हैं, तो उससे ऑब्वियसली बर्न होता है, लेकिन इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आजकल बहुत सारे जिम गोअर्स और नॉर्मल लोग भी उनको जो यंग हैं उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ट्रू। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सर हार्ट अटैक का एक मेन रीज़न होता है, एक बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक बात बहुत पहले बोली थी, एक पॉडकास्ट में ही बोली थी कि कभी भी आप जब जिम जा रहे हैं, तो नॉर्मली जैसे मुझे जिम जाना, मैं कल से जॉइन कर लूँगी, लेकिन कभी भी जिम जाने से पहले अगर आप ओबीस हैं, तो आपको हमेशा अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ईसीजी ज़रूर कराना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि आपका हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं आपको ब्लड थिनर की ज़रूरत तो नहीं है। तो क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे जिम जाते हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, एक्स्ट्रा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, हम रनिंग करते हैं, तो उससे ऑलरेडी अगर मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, तो उससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो एकदम बढ़ता है, और जिससे कि आपने सुना होगा एकदम से कोई एक्सरसाइज करता फिट था और उसको हार्ट अटैक आया, वो वहीं पे एक्सपायर हो गया। राइट। उसका रीज़न एक और होता है, जो हम प्रोटीन लेवल्स की बात कर रहे थे कि हम एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई स्टीरॉयड ले रहे हैं, या प्रोटीन पाउडर हमने ले लिया, जो जाके हमारी बॉडी में उसने ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया ब्लड के साथ कि एकदम से हमारे जो ब्लड है वो गाढ़ा हो गया, और उससे हमें अटैक आ गया, या हार्ट फेलियर हो गया, या किसी भी तरीके का आपका ब्रेन स्ट्रोक आ गया। तो वो आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे, और आजकल तो स्टीरॉइड सर आप इंजेक्शन की फॉर्म में ले रहे हैं क्लाइंट्स, क्योंकि उन्हें या तो जैसे मेल है, उसे किसी को मिस्टर चंडीगढ़ जीतना है, या किसी को बॉडी बिल्डर को जीतना है, या किसी का कोई टारगेट है कि मेरी शादी है तो मुझे महीने के अंदर 15 किलो कम करना है विद दी टाइप ऑफ सम सप्लीमेंट्स। और आजकल तो जिम में बहुत कॉमन है कि आपका जो भी ट्रेनर है, आप उसको जाके बोलो, सर प्लीज़ आई नीड योर हेल्प, मुझे 15 केजीज़ कम करा दीजिए। तो ही विल से कोई बात नहीं, आप ये वाली मेडिसिन ले लो, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को। आपको पता ही नहीं कि उस मेडिसिन के अंदर है क्या? क्या कंपाउंड्स हैं, आपकी बॉडी में क्या रिएक्शन देगा? तो उस वजह से आपके हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, आपके अगर मैं बात करूँ हार्ट फेलियर होने के चांसेस है, क्योंकि वो ब्लड को गाढ़ा करता है, और जहाँ पे आपका ब्लड गाढ़ा होगा तो हार्ट उसको वर्क करना ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। कमिंग टू स्टेरॉइड्स एज़ यू वर टेलिंग मी, आजकल स्टेरॉइड्स लेना इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, जैसे पहले प्रोटीन पाउडर लेना कॉमन था, अभी स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि इतना ओपनली मार्केट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल बिकता कैसे है? और जहाँ सबको पता है कि इससे ऑर्गन फेलियर्स होते हैं और एक नहीं हज़ार प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। एक फ़ेमस इन्फ्लुएंसर ने खुलेआम आकर बताया भी कि उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए थे और उसके बाद उनके ऑर्गन्स के साथ क्या-क्या ज़्यादती हुई, तो वो खुलेआम सबको बता भी रहे हैं। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन स्टेरॉइड्स जो आजकल जो यंग जनरेशन है वो ऐसे खुलेआम ले रही है? सर स्टीरॉइड्स भी अगर हम बात करें तो एक तरह का मेडिसिन ही है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, बट फिर वही बात है कि अगर मुझे नीड है तो वो किस लेवल पे, किस एमजी पे आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है वेट लॉस के लिए, जैसे सपोज किसी मेरे पास एक क्लाइंट थे, उन्होंने बोला कि मैंने बहुत पहले स्टीरॉइड्स लिए थे वेट कम करने के लिए, नो डाउट मेरा 40 केजीज कम हुआ, माय गॉड! बट उसके बाद मैम आप मानोगे नहीं, मेरी हार्मोनल इश्यूज हो गए, मेरी डेट्स नॉर्मल नहीं थी, मेरी सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, मैं सेकंड बेबी कंसीव नहीं कर पाई, मेरे थायराइड लेवल्स बढ़ गए। तो वो स्टीरॉइड्स जो हैं कैसे काम कर रहे हैं, नो डाउट आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, वो ऊपरी आपको दिखावा रिज़ल्ट मिल रहा है कि आपकी फिगर अच्छी हो गई, आपका वेट लॉस हुआ। बट अंदर वो आपके किस-किस बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, क्या रिएक्शंस दे रहे हैं, वो आपको नहीं पता चलता टिल द टाइम इफ वी आर नॉट टेकिंग एनी प्रॉपर गाइडेंस। तो मार्केट में सब चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है? वो हर बंदा जाकर लेता है, लेकिन आपको पता है कि आपकी बॉडी को नीड है कि नहीं, वो आपको नहीं पता, तो आप जाके किसी डॉक्टर से पहले उसको प्रिस्क्राइब कराएँगे, तब जाकर आप लेंगे। वैसे तो मोस्टली अगर मैं बात करूँ मेडिसिन शॉप में, तो आजकल बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई स्टीरॉइड नहीं मिलता है।
टिल द टाइम आपके कोई अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं कुछ, क्योंकि आजकल ना यंग जनरेशन में बहुत फेम है कि हम एक दूसरे को देख के हर चीज़ करना चाहते हैं। और आजकल जैसे आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स की अगर जैसे आपने बात करें, तो वो आके बॉडी बिल्डिंग की एक वीडियो बना रहे हैं, या जैसे मैंने बोला कि मैंने तो ये चीज़ खा के मैं पतली हो गई, और मैंने खुले हम उस मेडिसिन का नाम ले दिया, स्टीरॉयड का नाम ले दिया। सो एज़ अ पर्सन मुझे तो किसी भी हाल में वेट लॉस करना है, क्योंकि मेरी लाइफ सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट की वज़ह से बेकार है, क्योंकि मेरा मेंटल लेवल ये सोच रहा है। तो मुझे तो उस बंदे ने बोला था कि इस मेडिसिन से बिल्कुल मैं पतली हो जाऊँगी। तो मैं वो ले रही हूँ, मुझे नहीं पता वो मेरी बॉडी में जाकर क्या कर रहा है। वो मेरी बॉडी में जाकर उसको ब्लॉटिंग कर रहा है, या मेरी बॉडी में जाकर किसी तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को मेरे इफ़ेक्ट कर रहा है, या मेरे पैनक्रियाज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है, या मेरे गॉल ब्लैडर स्टोन्स को, जो कि आजकल यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे स्टोन क्रिएट कर रहा है। तो बस मुझे तो रिज़ल्ट से मतलब है। तो जिसको नॉलेज नहीं है ऑब्वियसली वो जाकर किसी न किसी तरीके से उसे लेते हैं, क्योंकि आजकल हर एक के लिंक है। बट द थिंग इज़ दैट इफ वी गो टू स्टीरॉइड्स, यस वी डेफिनिटली गेट वेरी बैड रिजल्ट्स, very bad effects on our health. Either it's a kidney failure, liver failure, skin diseases, skin cancer is also there. So that's the reason कि स्टीरॉइड्स हमें बिना प्रिस्क्रिप्शंस के नहीं लेना चाहिए, और कितना लेना चाहिए वो भी एक डॉक्टर ही बता सकता सो आई थिंक इसमें ट्रेनर का बहुत बड़ा हाथ होता है। है। राइट। वो आपको सही गाइड कर सकता है, बता सकता है, लेकिन अगर आपका ट्रेनर ही आपको बोल रहा है कि स्टेरॉइड्स लो, देन यू आर गॉन। सो ऐसे ट्रेनर से सख्त दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। आई रिमेंबर व्हेन आई हैड अ ट्रेनर फ्यू इयर्स बैक, सो देयर वाज़ दिस एक्टर, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। सो ही वाज़ लिटिल बल्की, लेकिन कुछ ही टाइम में वो बहुत लीन, मस्कुलर, सब नसें-वसें सब फट के बाहर आने लगी। तो मैंने अपने ट्रेनर को पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज़ वो उसको भी ट्रेन करता था। तो उन्होंने कहा कि वो स्टेरॉइड लेते हैं, और कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स लेते हैं जिससे पहले तो आप कैंसर टेस्ट करवाओ कि आपके बॉडी में कोई कैंसर सेल्स है कि ट्रू। नहीं। अगर वो नहीं है, तो आप कुछ ऐसा स्टेरॉइड लो। अगर नहीं है, तो आप कुछ ऐसा स्टेरॉइड लो जो टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड होता है। राइट, राइट, राइट। ओके? पहले आप उसका साइकिल लो, फिर साइकिल कंप्लीट करो। अब बाद में उसको धीरे-धीरे करके फ्लश आउट करो। लेकिन कुछ-कुछ लोगों को क्या, थ्रू आउट द ईयर दे वांट टू मेंटेन द सेम मसल मास, सेम वास्कुलरिटी एंड एवरीथिंग। तो वो पहले क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन वाला लेते हैं स्टेरॉइड, फिर वो फ्लश आउट करने के बाद थायरॉइड वाला स्टेरॉइड लेते हैं, और फिर थायरॉइड का पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे वो शिफ्ट करते रहते हैं, ऑर्गन्स के साथ खेलते रहते हैं। बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था, जो ट्रेनर मुझे बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें करने के लिए, कुछ सालों में उसका क्या हाल होगा? सो वही और चीज़ लोग कंटिन्यूअसली करते रहते हैं अब्यूज़ अपने अपने सिस्टम करते को। रहते हैं। और सर मेंटल हेल्थ तो आप पूछो ही मत, उनकी मेंटल हेल्थ तो मतलब मैं सोचती हूँ कि है ही नहीं, क्योंकि उनमें एक एक टाइम पे मूड स्विंग्स इतने गंदे होते हैं जो एक लेडी को मैं अगर बात करूँ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे भी नहीं होते हैं। और रही बात कि थायराइड से खेलना या आपके किसी और ऑर्गन से खेलना, इट्स अ वेरी रिस्की, क्योंकि थायराइड भी एक ग्लैंड है। अगर आप उससे बार बार खेलोगे वो बनना बंद हो जाएगा, उसके बाद आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं वेट गेन के, हेयर फॉल के, चिड़चिड़ापन, वो चीज़ें आपकी इन फ्यूचर ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करती हैं। और अगर हम ये बात करें जैसे अब आपने बोला ट्रेनर के बारे में, उसके लिए बहुत नॉर्मल है, क्योंकि उसके लिए एक तो उसका क्लाइंट रेडी हो रहा है, उसके पास और क्लाइंट्स आएँगे, दूसरा उसके सप्लीमेंट स्टीरॉइड्स बिक रहे हैं मार्केट मार्जिन में। मार्जिन मिलेगा अच्छा बिल्कुल, खासा। बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा। लेकिन द थिंग इज़ दैट ही डज़न्ट नो कि वो आपकी बॉडी के साथ कितना बड़ा गेम खेल रहा है, कि आपके ग्लैंड्स को छेड़ रहा है, जो कि नॉर्मल डॉक्टर्स भी नहीं करते हैं। इस प्रोसेस में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी मुझे तो हार्मफुल लगता है ये जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, वो बैन ही हो जाने बैन चाहिए। है, बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आता क्यों चल रहे हैं ऐसे कॉम्पिटिशन्स, और हम उनको प्रमोट भी करते हैं कि आप उस तरीके की बॉडी बनाओ। सबको पता है आप स्टेरॉइड ले रहे हो, बिल्कुल। तो वो किस तरीके से लीगल है? लीगल ही नहीं है लीगल फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल। बॉडी बिल्डिंग और कॉम्पिटिशन्स। ये ज़्यादा जो मैं कहूँगी चलन जो है वो नॉर्थ की साइड में, पंजाब की साइड में बहुत ज़्यादा है, कि किसी भी हाल में बॉडी बननी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बॉडी बन गई तो हमारे पास सब कुछ है। तो दैट्स अ रियली हाँ, दैट्स अ रियली वेरी बैड थिंग कि वो ये सोच नहीं रहे कि उसके बाद आपने देखा होगा पंजाब में कितने लोग इससे हार्ट अटैक से मर जाते हैं, वो भी यंग जनरेशन 23, 24। वो रीज़न ही यही है कि बिना सोचे समझे अगर हम स्टेरॉइड लेते हैं, तो डेफिनिटली वी हैव सम कोई प्रॉब्लम्स। नेचुरल तरीके से बॉडी बनाने का कोई तरीका है? हाई प्रोटीन हमें लेना चाहिए बिल्कुल। डाइट अगर कोई वेज है तो उसके लिए आपके पास जैसे दालें हैं, पनीर है, सोयाबीन है। अगेन इसमें कंप्लीट अमीनो प्रोफाइल नहीं होता, तो बोलते हैं वेजिटेरियन एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं मिल सकता आपको कभी भी। नहीं एम आई सर, करेक्ट? ऐसा नहीं होता कि अच्छा। इसमें प्रॉपर अमीनो आपके सब सेल्स नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। अगर मैं बात करूँ वेगन प्रोडक्ट्स की, या कोई वेजिटेरियन है, जैनी स्पेशली, अगर वो ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, सोयाबीन ले रहे हैं, उनको प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है। फिर बात वही आती है कि आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग आपको कितनी चीज़ें किस लेवल पर किस-किस टाइम देनी है। तो डेफ़िनेटली अगर कोई प्रॉपर बचपन से वेजिटेरियन है, जैसे हमारी नानी-दादियाँ अगर बचपन से वेजिटेरियन, उनको तो कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, उनकी तो एज भी 90 प्लस थी, राइट। उनको भी पूरा प्रोटीन मिल रहा है। तो इट्स नॉट द थिंग, ये तो एक मिथ है कि आपको इस डाइट से ये चीज़ नहीं मिल रही या इस डाइट से ये चीज़ नहीं मिल रही।
ओके, तो जैसे आपने कहा कि अच्छा प्रोटीन लेना चाहिए, तो अभी प्रोटीन पर आते हैं कि अभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी आया था, जहाँ पे बताया गया था कि 70% ऑफ द प्रोटीन्स जो मार्केट में बिक रहे हैं, वो सारे फेक हैं, उसमें लेड कंटेंट ज़्यादा है या उसमें हेवी मेटल्स हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? और अगर वाक़ई में ऐसी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, फेक प्रोटीन अगर मिल रहा है, तो व्हिच इज़ द बेस्ट प्रोटीन दैट वन शुड कंज़्यूम? अ, अगर मैं बात करूँ बेस्ट प्रोटीन की, जो डॉक्टर्स अभी क्लाइंट्स को रेफ़र करते हैं वेट लॉस के लिए भी, मास गेनिंग के लिए भी, वो वे प्रोटीन इस टाइम फिर भी बाकी प्रोटीन से मच बेटर है। वे प्रोटीन तो मतलब इट्स वेरी कॉमन, बट इफ आई मे आस्क यू द ब्रांड, आई डोंट वांट टू प्रमोट द ब्रांड, बट आई जस्ट वांट टू नो कि अगर बाय न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आप किसी को कोई ब्रांड रिकमेंड करो कि हाँ, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है पर्टिकुलर ब्रांड में और आपको ये ब्रांड लेना चाहिए, तो कौन-सा होगा वो? सो ऑनेस्टली मैं किसी को कोई प्रोटीन ऐसे सजेस्ट नहीं करती हूँ, मेरा बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि मैम मैं प्रोटीन ले लूँ, तो मैं बोलती हूँ मेरे हिसाब से अगर इफ़ यू हैव पेड द अमाउंट तो आप लीजिए, अदरवाइज़ मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड हूँ इस बात से कि आप बाहर से कोई स्पेशल प्रोटीन पाउडर खरीद के लाएँ और उसको कंज़्यूम करें। अच्छा, सो यू मीन टू से कि जो भी खाना है आप बिल्कुल। नेचुरल खाने से ही प्रोटीन नेचुरल। सोर्स लो। आजकल तो सर अगर आप चाहो तो आप घर में खुद से प्रोटीन पाउडर क्रिएट कर सकते हो। उसमें सिर्फ़ ओट्स मील, आलमंड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स हो गए और आपके अखरोट हो गए, उनको बनाकर ओट मील्स वगैरह और पाउडर मिल्क पाउडर डाल के आप खुद से घर में प्रोटीन बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। और अब वो तो आपको नेचुरल है, आप खुद बना रहे हैं, तो वो आप लेंगे तो आप सोचो कितना अच्छा प्रोटीन लेवल आपकी बॉडी में पर जाएगा। आपको उतना ही प्रोटीन मिलेगा जो एक हाँ। स्कूप में मिलता है? डेफ़िनिटली मिलेगा। मैं तो खुद अपने लिए खुद घर पे प्रोटीन बनाकर उसको लेती हूँ। अगर आपको ब्रेकफ़ास्ट स्किप करना है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप खुद घर में प्रोटीन बनाओ, कोई भी फ्लेवर्ड का बनाओ और आप ले सकते हो पर आप उसको। जैसे बोल रहे हैं, आप अखरोट और जितने भी ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, ये ऐसे डेली इतने कंज़्यूम करना, इज़ इट सेफ? हाँ, डेफ़िनिटली ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप 10-12 अखरोट ले लो या 10-12 आप बादाम ले लो, इट्स नॉट हार्मफुल। अगर कोई फैटी है तो भी हम उसको बोलते हैं कि आपने सुबह उठ के 3 से 4 बादाम, 2 अखरोट, अंजीर जो कि आयरन रिच है, वो लेना ही चाहिए। अगर आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है तो आप रेज़िन लोगे तो वो भी आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा इफ़ेक्ट कि करता है। गर्मी के दौरान भी इसे कंज़्यूम किया जा सकता आप है? सोक करके ले सकते हैं गर्मी के दौरान, तो उसमें क्या होता है सोक करने पे उसके जो आपकी अगर मैं कहूँ बर्निंग सेंसेशंस किसी-किसी को होता है, तो उससे वो कम हो जाता है। एज़ सच कुछ भी नहीं कि और भी तो इतनी चीज़ें खाते हैं जिसमें हीट जनरेट होता है, तो गर्मियों में अगर आप बात करो नट्स की, तो एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। सो आई थिंक ये तो बेस्ट तरीका है अगर हुँ, आपको कोई प्रोटीन के डब्बे नहीं लेने, राइट, क्योंकि उसकी प्योरिटी पे सब लोगों को शक है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये घर पे अगर बना के सब कंज़्यूम करेंगे, तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। बिल्कुल, अगर मेरा कोई क्लाइंट देता है तो हम उसको रेसिपी देते हैं कि आप ये बनाकर ये ट्राई कीजिए और अभी तक नेचुरली मेरे क्लाइंट्स ने काफ़ी ने यूज़ करा और रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं कि घर पे ही बनाया, बच्चों को भी दे सकते हो, बड़ों को भी दे सकते हो। हाँ, जिनको शुगर है उनके लिए अलग बात है कि हम उनको नहीं दे सकते क्योंकि जो हम आपका ड्राई पाउडर यूज़ कर रहे हैं उसमें शुगर लेवल्स होते हैं, तो बाकी सब इसको कंज़्यूम कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इज़ आवर इंडियन डाइट कंप्लीट? क्या वो कंप्लीटली होलसम है? जैसे अगर आपने इंडेक्स चेक किया होगा हाँ जी, पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा ओबीज़ लोग जो हैं और डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है इंडिया। राइट, मतलब वी आर द हाईएस्ट। ट्रू। और हमारा जो मील होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा कम होती है। तो हम कैसे इसको सुधार सकते हैं? हाउ वी कैन कैलकुलेट द पोर्शन साइज़? सर इसमें अगर मैं पहले बात करूँगी तो इंडियन डाइट से पहले मैं लाइफ़स्टाइल की बात करूँगी कि हमारा लाइफ़स्टाइल आजकल इतना ख़राब हो चुका है। एक टाइम था जब इंडिया की डाइट सबसे रिच डाइट मानी जाती थी और आजकल हम अपनी लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल बदल चुके हैं। हमें बहुत क्रेविंग्स हैं कि हम बाहर की लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करें। जबकि अभी एक आज तक वालों के साथ मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी, मैम ने क्वेश्चन लिया था कि वहाँ की जो न्यूट्रिशन लेवल है वो इंडियन बॉडी के हिसाब से ठीक है कि नहीं। वो इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि उनका जो क्लाइमेट एरिया है, उनकी डाइट है, उनके हिसाब से वो चीज़ सूट करती है। इंडिया के हिसाब से वो चीज़ें सूट नहीं करती। अब हमें एक शौक है कि हम बहुत बेरीज़ खाएँ, ब्लूबेरीज़ का आजकल बहुत फैशन आपने देखा होगा कि है। पर वो हमारी इंडियन बॉडी को सूट करती है कि नहीं करती। तो अगर अभी मैं बात करूँ जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि इंडियन डाइट कंप्लीट है कि नहीं, आज के टाइम में, आज के लाइफ़स्टाइल के हिसाब से सिर्फ़ इंडियन डाइट के लिए आप नहीं जा सकते कि इंडियन डाइट में आपको सब कुछ मिल रहा है क्योंकि बच्चे इतने चूज़ी हो चुके हैं, यंग जनरेशन के पास टाइम ही नहीं है कि वो कुक करके अपने बच्चों को या खुद के लिए कुछ मील अपना प्रोड्यूस कर सकें। हम बाहर से स्विगी से ऑर्डर करते हैं। आजकल आपने देखा होगा स्विगी, ज़ोमैटो पे इतने हेल्दी रेस्टोरेंट्स आ गए हैं। तो हमें ये पता ही नहीं, हमें ये पता है हम किनवा सैलेड खा रहे हैं, लेकिन वो किनवा कब बना था, कब बॉयल हुआ था, उसमें कितनी न्यूट्रिएंट वैल्यू रह गई है, वो हमें पता ही नहीं। तो इसीलिए आजकल डॉक्टर साथ-साथ आपने सुना होगा जैसे पहले तो हम कहते थे 30 के बाद हमें कैल्शियम की नीड होती है लेडीज़ को। आजकल छोटे-छोटे बच्चों में मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम सिर्फ़ इसीलिए है क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल ही नहीं, हमें टाइम ही नहीं है कि हम उस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। सो अब अगर मैं बात करती हूँ तो नहीं,
Indian diet is not a complete diet according to today's lifestyle. So we have to add some supplements, but then to discuss after a physician. अभी जैसे आपने मल्टीविटामिन्स की बात की, मतलब कुछ साल 20 साल पहले तक तो मैंने सिर्फ सुना था कि आपको मल्टीविटामिन खाना चाहिए। लेकिन अब टीनेजर्स को भी बोलते हैं कि आप ए, बी, सी, डी से लेकर ज़ेड तक सारे विटामिन खाओ, इवन टीनेजर्स। तो ऐसा क्या बदलाव आ गया है? हम जैसे अभी अगर हम अपने बुज़ुर्गों को देखें, अपने नाना-नानी या दादा-दादी को देखें, उन्होंने कभी भी कोई मल्टीविटामिन कंज़्यूम नहीं किया और हट्टे-कट्टे थे 1995 तक। बिल्कुल सर। ऑलमोस्ट शतायु प्राप्त की उन्होंने। राइट। तो हम क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं और हमें हमें वाक़ई में इतनी ज़रूरत है सारे मल्टीविटामिन्स की, या फिर सिर्फ़ ये मार्केटिंग गिमिक है? सर, ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि उसका रीज़न है हमारे जो बात करूँ फॉरेस्टर्स जो भी थे या हमारी दादी नानी जो भी थे, उनकी लाइफ में आपने देखा होगा स्ट्रेस लेवल्स नहीं थे, चाहे उनके बच्चे 6 थे या 8 थे या 9 थे, उनके पास जो भी था वो उससे बड़े खुश थे, सेटिस्फाइड थे। सोशल मीडिया नहीं था तो सोशल मीडिया नहीं था, बिल्कुल नहीं था कि इसको देख के मुझे इससे कंपेयर करना है, उसको देख के उससे कंपेयर करना है। हम अभी भी अपनी लाइफ में सैटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। हमें जो मिल रहा है वो चीज़ हमारे लिए कम है, क्योंकि सामने वाले की चीज़ ज़्यादा है शायद। तो इस वजह से स्ट्रेस लेवल की वजह से आजकल छोटे बच्चों में स्पेशली कॉम्पिटिशन बहुत है। स्कूल लाइफ में आप देखो कि अभी स्कूल लाइफ में वो एंटर होते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो डाइट और लाइफ़स्टाइल तो उनकी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। और दूसरा, आजकल पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, हम लंच लेके जाते थे, कैंटीन के ऑप्शंस बहुत कम होते थे। अब तो हर स्कूल में कैंटीन खुल गया है। एक आपको अगर आप लंच लेके जा रहे हो तो आई गेस आपका लाइफ़स्टाइल जज होने लगा है कि आप लंच लेके आ रहे हो, यू आर नॉट अ फ्रॉम अ गुड फैमिली काइंड ऑफ अ थिंग। तो बच्चे बाहर का खाना खाना शुरू कर चुके हैं। नूडल्स हैं, मोमोज़ हैं, डम्पसीज़ हैं, तो वो हमारी डाइट प्रॉपर नहीं देती। तो जिस वजह से मल्टीविटामिन्स हो गए, या आप जैसे कह रहे थे कि ए टू ज़ेड हमें सब लेना पड़ता है। तो वो कमियाँ बॉडी को कहीं से पूरी करनी पड़ती है, जो हम आर्टिफ़िशियली फिर करते हैं पूरी। तो कंक्लूज़न ये है कि बॉडी का वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए बच्चों को भी मल्टीविटामिन्स और सारे विटामिन्स खाना बिल्कुल, ज़रूरी है। आजकल बच्चों से लेके बड़े तक सबको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, लाइफ़स्टाइल बदल चुका है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम बच्चों में, यंग जनरेशन में, स्पेशली अल्फा जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो इस वजह से मल्टीविटामिन्स हो गई, काउंसलिंग्स हो गई, आजकल बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू 40 प्लस वाले क्लाइंट्स को। तो इस वजह से वो सब मेडिसिन्स हैं, आपकी सप्लीमेंट्स हैं, वो सब साथ-साथ स्टार्ट हो जाते हैं। अगर प्रोटीन से जुड़ा सवाल, मैं फिर से वो टॉपिक लेके आ रहा हूँ। अगर कोई वर्कआउट नहीं कर रहा, हाँ जी। घर पर ही है, नॉर्मल लाइफ़स्टाइल जी रहा है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हर एक सेल जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। तो अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा, क्या फिर भी उसे प्रोटीन पाउडर कंज़्यूम करना चाहिए? इज़ इट सेफ? से कर सकता है, उसमें कोई हार्मफुल चीज़ नहीं कि आप नहीं कर सकते, बट फिर वही बात आती है कि अगर हम प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं और विदाउट डाइट ले रहे हैं, विदाउट एक्सरसाइज ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम अपनी डाइट में फिर से पनीर या चिकन, फिश ऐड कर रहे हैं, तो फिर प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। तो हमें हर चीज़ को सोच समझ के उस लेवल पे लेना चाहिए। लेना इज़ नॉट अ हार्मफुल, एक्सेस इज़ अ हार्मफुल। ओके। लेट्स टॉक अबाउट कोलेजन, जो बहुत आजकल इसकी मेडिसिन्स बिक रही हैं, इंजेक्शंस बिक रहे हैं। बिल्कुल। सब बोलते हैं कोलेजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। ये क्या है कोलेजन, एंड क्यों इतना फैट बन चुका है ये? बेसिकली कोलेजन जो है स्किन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं क्लाइंट्स, क्योंकि जैसे मैंने बोला स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो स्किन जल्दी आपकी लूज़ हो जाती है, एजनिंग जल्दी आ जाती है। आजकल 35-40 में मेनोपॉज़ टच कर जाता है लेडीज़ को। रियली? Yes, 35 की एज में? we have many clients those who are facing menopause from in 35 only. They are 35 and they are having pre-menopause stages. So वो सब क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज है, तो अब क्या होता है कि 35 इज़ नॉट अ बिग एज कि आप बहुत बड़े हो गए हो या आपकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है। तो स्किन उसके साथ-साथ इफ़ेक्ट करती है। जब आपकी हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो डेफ़िनेटली होता है। तो उसके लिए अब हर एक को यंग लगना है, क्योंकि मेरी एज अभी उतनी नहीं है, और आजकल तो 35 में मोस्टली लड़कियाँ शादी भी नहीं करती हैं। तो उस चीज़ को रिक्रिएट करने के लिए कोलेजन आजकल आ गया है मार्केट में, जो कि से मैं बात करूँगी स्किन स्पेशलिस्ट की। अगर वो रिकमेंड कर रहे हैं, बोटॉक्स की अगर हम बात करें, कोलेजन की बात करें, तो वो एक लेवल पे आपको आकर इंजेक्शंस देते हैं या मास्क देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जो फिर भी प्रिस्क्राइबेबल है। लेकिन उसके बाद भी एक रिज़ल्ट निकल के सामने आया था कि स्किन कैंसर होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। कोलेजन लेने से? बिल्कुल, कोलेजन है, आपके इंजेक्शंस हो गए, आपके कोलेजन के जो मास्क आजकल आप यूज़ करते हो, वो लेटर ऑन आपको स्किन इन्फेक्शन या स्किन कैंसर डिजीज़ेज़ में हेल्प करती है। सो वो भी एक हार्मफुल चीज़ है कि नेचुरल सोर्सेज़ से अगर खाना चाहें, अगर कोलेजन हम लेना चाहें तो कैसे कर सकते उसमें फिर आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स आता है फ़िश का।
फिश आप ले सकते हो, और उसमें अगर हम बात करें, अगर वेजिटेरियन फ्रूट्स आप कंज़्यूम करते हो, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा इज़ अ वेरी गुड थिंग, वाटरमेलन इज़ अ वाटर वेरी चेस्टनट ना? राइट, हुँ। वाटरमेलन इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके। स्ट्रॉबेरीज़, बेरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, तो उससे आप कंज़्यूम कर सकते हो, वो आपका नेचुरल वे है करने का। लेट्स टॉक अबाउट द माइक्रोबायोम टेस्ट। क्या होता है माइक्रोबायोम टेस्ट? बेसिकली सर क्या होता है ना, ये हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं, स्टूल यूरिन को कंडक्ट करके एक टेस्ट किया जाता है कि हमारी बॉडी में किस तरह के जितने माइक्रोबॉल्सम प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उसमें कितने एंजाइम्स बन रहे हैं, कितना एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। स्टमक में? हाँ राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्लूड करके, बट हमारे इंडिया में ये बहुत कॉमन नहीं है, ये बाहर बहुत कॉमन है, स्पेशली न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस के साथ। अगर वो आपको डाइट प्रिस्क्राइब कर रही हैं, तो वो आपका स्टूल और यूरिन टेस्ट कराते हैं। उससे चीज़ें क्लियर होती हैं कि आपकी बॉडी में किस तरह के एंजाइम्स बन रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके का है, आपका पीएच लेवल किस तरीके का है। उस तरीके से आपको डाइट दी जाती है। अब सपोज़ मैंने आपका बेसिक डिटेल ले लिया और मैंने आपको एक प्लान दे दिया। अब आपने मुझे बोला, मैम आपने जो मुझे डाइट दिया उससे तो मुझे बर्निंग सेंसेशन शुरू हो गए हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपका पीएच लेवल किस लेवल पे है। तो उसके लिए मुझे वो टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, और आपकी कोई फूड एलर्जी, स्किन एलर्जी तो ना हो, तो इसलिए हम वो टेस्ट कराते हैं। और वो कॉमनली आजकल काफ़ी क्लाइंट्स जो बहुत हाई प्रोफाइल हैं, वो कराकर उसके बाद ही डाइट या किस तरह का जिम शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली इट्स इम्पोर्टेंट। सो टेल मी बेस्ट डाइट फॉर पीपल हु आर एक्सट्रीमली ओबीज, जैसे 100 किलो के ऊपर हों अगर कोई, और उन्हें वेट लूज़ करना हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनके साथ ये होती है कि उनको मोटिवेशन की कमी होती है, खाना देखते ही टूट पड़ते हैं। तो वो ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा क्या खाना खा सकते हैं जिनसे उनका पेट भी भरा रहे और उनका वज़न भी कम हो? सर उनके साथ ना एक प्रॉब्लम होती है कि खाना देख के उनको भूख ज़रूर लगती है, लेकिन उनके ना साइकोलॉजिकली एक इफ़ेक्ट होता है कि वो खाना खाएँगे तो वो मोटे हो जाएँगे। तो ये हमारी एक मिथ है कि वो खाना खाते हैं, वो खाना खाते ही नहीं हैं। मेरे पास एक क्लाइंट था जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, शायद मैंने मना भी कर दिया, बट ही फोर्स्ड कि नहीं आप मुझे एक बार देकर देखो। ही वाज़ 180 केजीज़। ओह! That's a challenge for me, and after 3 months he came to me and he has reduced almost 30 kgs with the diet only। और उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने उसको एक ही बात बोला था, जो डाइट मैं दे रही हूँ वो आपने लेना है, भूखे नहीं रहना है। तो अगर आप प्रॉपर मील्स लेते हो, जैसे चपाती, व्हीट चपाती स्पेशली, कोई मिक्सिंग नहीं, उसमें कोई ज्वार, कोई ओट्स मील नहीं, नॉर्मल चपाती आप लेते हो, वेजिटेबल फाइबर्स का इंटेक बढ़ा देते हो, आप फ्रूट्स ले रहे हो, जूसेस नहीं फ्रूट्स ले रहे हैं, और उसके बाद आप पनीर ले रहे हैं, अगर आप नॉन-वेज है तो फिश ले रहे हैं, सी फूड ले रहे हैं, तो वो आपके लिए एक पूरा मील होता है जिससे कि आपका फैट ब्रेक होना शुरू हो जाता है। अभी आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि मैं वेट लॉस कर रहा हूँ तो मैं हाई प्रोटीन डाइट पे हूँ। हुँ। अगेन हाई प्रोटीन डाइट इज़ अ गुड फॉर वेट लॉस, बट वो हाई प्रोटीन डाइट कहीं न कहीं आपका वेट लॉस के साथ-साथ आपको जो है किडनी इन्फेक्शन देता है, और आपके यूरिन में प्रोटीन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। सो इट्स ऑल्सो हार्मफुल। सो अगर हम बात करते हैं ओबीज़ जो बहुत है, तो उनके लिए मेरा एक ही सजेशन होता है, यू हैव टू ईट अ लॉट, ईट अ गुड फूड, यू हैव टू टेक अ एक्स्ट्रा फाइबर, यू हैव टू टेक अ एक्स्ट्रा वाटर। तो 100% आपकी बॉडी जो है लूज़ करना शुरू कर ये तो बहुत देगी। खुश हो गए होंगे लोग जो सुन रहे होंगे, जो 100 के ऊपर हैं, एक्स्ट्रा खाओ। बिल्कुल, एक्स्ट्रा खाना चाहिए, क्योंकि भूखे रहने से आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग होती है, जिस वज़ह से आपका वेट गेन होगा ही होगा। वाओ! दैट्स नाइस। अच्छा, जो लोग बुज़ुर्ग हैं, जो 70 क्रॉस कर चुके हैं, जो वर्कआउट प्रॉब्लम नहीं कर सकते बिकॉज़ ऑफ देयर नीज़ और व्हाटएवर हेल्थ इश्यूज़, और उन्हें ज़्यादा वेट का प्रॉब्लम भी है, तो वो कैसे वज़न कम कर सकते हैं अपना? सर उनके लिए जैसे वॉक और एक्सरसाइज प्रिस्क्राइबल नहीं होता, क्योंकि उनको नी रिप्लेसमेंट का दिक्कत आ जाता है इस एज में, स्पेशली जब ओवरवेट होते हैं। तो उनके लिए हम एक चीज़ बोलते हैं कि आप खाना खाते हो ना, तो उसमें आप थोड़ा-सा देसी घी इंक्लूड करो, क्योंकि अच्छा। मोस्टली क्लाइंट्स क्या कहते हैं, देसी घी से वेट बढ़ता है, जबकि नहीं, देसी घी आपकी मेटाबॉलिज़्म को एकदम फास्टेस्ट करता है, और ओह! उससे आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो उनको हम रिच डाइट इसी तरीके से देते हैं, जैसे मिल्क हो गया, आपका घी हो गया, और अगर वो वेजिटेरियन है तो उसमें आपका पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, दालें, राजमा, ये चीज़ अगर हम लेते हैं तो ऑब्वियसली वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। बट उनके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप 1 घंटे के बाद से फिर से कुछ खा लो, बिकॉज़ एक एट अ एज वो बार-बार नहीं खा सकते, या उनका एक लाइफ़स्टाइल बन चुका होता है कि मैं एक ही बार सब कुछ खा लूँ। तो उनको उस तरीके से हम लोग मील प्रिपेयर करके देते हैं, जिसमें उनको प्रॉपर प्रोटीन, फाइबर, कर्ड सब चीज़ें मिलें। बट इज़ ग्लूटेन हेल्दी? हाँ, डेफ़िनिटली ग्लूटेन इज़ अ हेल्दी थिंग, और उससे हम ये नहीं कहेंगे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या वेट गेन होता है। बट द थिंग इज़ दैट कि ग्लूटेन जो होता है ना, वो किसी-किसी को सूट नहीं करता है। तो उनके लिए हम जो है स्पेसिफ़िक, जैसे आपका ओटमील हो गया, ग्रेन्स हो गए, वो देते हैं। बट ग्लूटेन नॉर्मल इंडियन बॉडी के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, और आपका वेट लॉस करने में हेल्प करता है। इट्स अ फाइबर रिच थिंग।
तो मतलब नॉर्मल जो ग्लूटेन वाली जो चपाती होती है, नॉर्मल जो हाँ, रोटियाँ होती हैं, वो हमें खानी चाहिए। बिल्कुल खानी कोई चाहिए। प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कभी भी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास तो बल्कि क्लाइंट्स कई बार बोलते हैं, "आप सच्ची बता रहे हो, मैं आटे वाली रोटी खा सकती हूँ, मुझे खाए ज़माने हो गए।" और वो खाकर भी वेट लॉस करते हैं। इट्स अ थिंग कि ये मिथ है हमारी और कुछ। चावल? चावल बिल्कुल खाने चाहिए सर, चावल से कभी वेट आपका कभी नहीं बढ़ेगा। ये तो एक मिथ है कि हम चावल और रोटी छोड़ के वेट लॉस करते हैं। द थिंग इज़ दैट चावल हमें नहीं छोड़ना है। आपने क्या करना है, चावल ले रहे हो तो उसके साथ में आपने वेजिटेबल ज़रूर कंज़्यूम करना है या सैलेड ज़रूर कंज़्यूम करना है, फाइबर ज़रूर जाना चाहिए। और चावल और दाल तो इट्स अ वेरी गुड कितना अगर प्लेट कॉम्बिनेशन। में अगर आप मैं अगर उसको सजाऊँ हुँ, खाने को, तो कितना परसेंटेज ऑफ मेरा जो पोर्शन होगा वो वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स इन द सेंस जो सैलेड बोल रहे हैं आप, सही। वो होना चाहिए? कम से कम आपको अगर मैं बात करूँ लंच की, तो यू हैव टू टेक एट लीस्ट 100 टू 150 ग्राम्स ऑफ द सैलेड। 150 ग्राम्स? हाँ। मतलब पहले आपको यही खाना है? नहीं, आप साथ खाओ चाहे पहले अच्छा। खाओ, जैसे मर्ज़ी खाओ, लेकिन खाना है, उसका रीज़न है। एक तो फाइबर है, एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, वेट लॉस अच्छा होगा, स्किन ग्लो होगी और सबसे बड़ी बात आपकी बॉडी डिटॉक्सिफ़ाई होगी क्योंकि जो हम सैलेड लेते हैं मोस्टली क्या लेते हैं, कैरेट है, टमाटो है, आपका कुकुम्बर है, तो वो लिटरली आपका वाटर पोर्शन पूरा करता है। अच्छा। क्योंकि मोटे लोगों के साथ ना एक प्रॉब्लम और होती है, वो पानी बहुत कम पीते हैं। हुँ, तो बॉडी डिटॉक्सिफ़ाई नहीं होती है। तो हुँ। उसको डिटॉक्सिफ़ाई को बैलेंस करने के लिए क्योंकि मुझे आदत नहीं है मैं एकदम किसी क्लाइंट को बोलूँ कि आप 13 ग्लासेस ऑफ वाटर लो, वो एकदम उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ट्रू। तो उस चीज़ को आप किस तरह से मैनिपुलेट करोगे तो वो चीज़ हो जाती है। आजकल लोगों को बहुत कॉन्स्टिपेशन है, हाँ तो जी। ये कैसे सुधारा जा सकता है डाइट के थ्रू? सर डाइट के थ्रू अगर हम बात करते हैं तो ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, आपके होल व्हीट प्रोडक्ट्स हैं, आटा हो गया, वो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगे तो कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाता है। लेकिन एक इसका छोटा-सा नुस्खा जो मैं क्लाइंट्स को बताती हूँ, सुबह उठते ही खाली पेट आप जीरा, उसमें काला नमक और अजवाइन अगर रोस्ट करते हो और उसको 2 चुटकी आप गर्म पानी के साथ लेते हो, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम धीरे-धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाता है। ओह! हाँ इन जी। हाउ मेनी डेज़ और मंथ्स? इट्स ऑलमोस्ट 40 डेज़ टू टेक मतलब आपका 40 डेज़ में साइकिल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अगर किसी को बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो आप दिन में 2 बार इसको कंज़्यूम कर सकते हो। ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स भी सुने हैं जहाँ पे आप भी कुछ कंकॉक्शन लो और उसके बाद आपका वेट लॉस भी ऑटोमैटिकली होना शुरू हो हाँ जाएगा। जी, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ जो ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रही हैं बिल्कुल सर। और लोगों को प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो वो क्या प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो और ऐसे क्या कंकॉक्शन बनाते हैं? सर उसमें क्या होता है ना आपके कुछ केमिकल कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे कि अगर हम बात करेंगे छोटे-छोटे आपके ड्रिंक्स आती हैं, जूसेस आ गए हैं, तो उसमें क्या होता है आपकी बॉडी में एसिड प्रोड्यूस होना जल्दी शुरू हो जाता है। तो उसमें जलन शुरू होती है, ब्लॉटिंग हो जाती है, फेस पे एक्ने होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वेट लॉस तो आई डोंट थिंक ज़्यादा होता है, बट स्किन डिजीज़ ज़्यादा हो जाती है। अगर जैसे मैंने आपको एक छोटा-सा बताया अजवाइन वाली बात, ये जो हमारे स्पाइसेस इंडियन स्पाइसेस हैं, इसमें एक एक हमारे पास प्रोडक्ट होता है आपका स्टार एनाइन्स वो आपके मेटाबॉलिज़्म को जिसको हम चक्र फूल भी कहते हैं, वो आपके मेटाबॉलिज़्म को इंक्रीज़ करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, सिनेमन। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने किचन में से अगर निकालें तो हम वेट लॉस बहुत जल्दी कर सकते हैं, अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। तो बजाए कि आप किसी ड्रिंक्स पे जाएँ, आप इन चीज़ों को अगर यूज़ करते हैं तो डेफ़िनिटली आप वेट लॉस बहुत जल्दी कर सकते हैं। वाह! आजकल जो न्यूट्रिशन के नाम पे जो बेचा जा रहा है, हाँ जी, जो बेसिकली जो लेबल्स को भी अब्यूज़ किया जा रहा है, ऊपर लिखते हैं नो शुगर और अंदर किसी और टाइप का शुगर मिला के कंपनियाँ प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। तो आपको क्या लगता है हम इंडियंस को भी न्यूट्रिशन सीखना चाहिए, हर एक इंसान को जानना चाहिए? बिल न्यूट्रिशन पढ़ना मतलब जो लेबल होता है वो पढ़ना आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर और हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी को कितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और जो पीछे लेबलिंग है उसमें क्या चीज़ें हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये एक बेसिक है कि पहले क्या होता था डाइटिशियन का या न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स इतना कॉमन नहीं था। बहुत टाइम पहले होता था कि ठीक है वो आएँगी, वो खाना बता के चली जाएगी और हमें यही खाना खाना है 10 दिन दैट्स इट। उसके बाद अब आजकल सर्जरी का बहुत फैशन आ गया लेकिन जो लेवल्स जैसे आपने बोला मेंटेन है, तो अगर हम उसको थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन से केमिकल्स हैं, उसने ऊपर लिखा है नो शुगर, बट आगे वो लिखता है सैचुरेटेड फैट या कोई ऐसी चीज़ उसने लिख दी है वहाँ पे शुगर के रिलेटेड, तो हमें पता चलेगा कि नहीं, उसने लिखा कुछ है लेकिन इसके अंदर है कुछ, वो हमारी बॉडी के साथ सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो डेफ़िनिटली इसके लिए हमें एक छोटा-सा गाइडेंस होना चाहिए जो कि मेरे हिसाब से स्कूलिंग में या कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना कर सकें। जैसे आजकल जो जूसेस होते हैं वो भी उसमें कितना सब शुगर ही शुगर होता है। बिल्कुल, जो टोमेटो सॉसेस होते हैं उसमें टोमेटो कुछ होता नहीं है, हार्डली 11% या 17% होता है, बाकी का सब पाम ऑयल्स होते हैं। पाम ऑयल्स होती है। तो पाम ऑयल हर एक खाने में आपके पाम ऑयल है, बिल्कुल। तो वो कितना हानिकारक होता है हमारी बॉडी सर के लिए? पाम ऑयल से सीधा कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं।
सीधा कैंसर के। उसके अलावा तो आपकी डू यू थिंक कैंसर के जो हमारे इंडिया में जो बढ़ रहा है सबसे ज़्यादा वो इसी वजह से बढ़ रहा है? इसी वजह से, क्योंकि आजकल अगर आप जैसे सपोज़ मेरा बर्थडे है, मैं केक लेने गई हूँ, तो आपने सुना होगा पहले वो कहते थे कि हमें प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए। अब वो कहते हैं आप 2 घंटे में भी अगर ऑर्डर देते हो तो मैं दे दूँगा। क्यों? क्योंकि क्रीम सारी पाम ऑयल से बन के ऑलरेडी आ गई है मार्केट में। अभी अगर आप किसी अच्छे ब्रांड पे जाओ और वेजिटेरियन थाली ऑर्डर करो, तो उसमें जो पनीर है, दाल मखनी है, मिक्स वेजिटेबल, वो सब में पाम ऑयल यूज़ होता है। और तो और पनीर में भी पाम ऑयल यूज़ बिल्कुल यूज़ होता है। और तो और जैसे अगर हम किसी ब्रांडेड नमकीन ले रहे हैं, बिस्किट, कुकीज़ ले रहे हैं, उसमें भी पाम ऑयल यूज़ हो रहा है। पाम ऑयल इस टाइम मार्केट में 90% चीज़ों में पाम ऑयल यूज़ हो रहा है, जो कि कैंसर के सीधा से इफ़ेक्ट देता है या आपकी किडनी को फ़ेल करने के सीधा चांसेस देता और कैसे बचें इनसे? है। सर बाहर का खाना कम करके और घर में अच्छा हेल्दी खाना बना के। आजकल मैं सुन रहा हूँ फेक पनीर भी बहुत मिल रहा है मार्केट में। कुछ लोग एक्स्ट्रा मार्जिन्स कमाने के लिए इनफैक्ट ज़ोमैटो, स्विगी पर भी फेक पनीर मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि ये हमें इस टाइप का रेवोल्यूशन लाना चाहिए जहाँ पे आप क्लियर कट बता दो कि भैया ये फेक पनीर है और ये आपको हम सस्ता दे रहे हैं और ये ओरिजिनल पनीर है विदाउट एनी कंटामिनेशन और विदाउट एनी पेस्टिसाइड और एनीथिंग और केमिकल फॉर दैट मैटर, ताकि जिसको सस्ता खाना है वो सस्ता खाएगा, जिसको अच्छी क्वालिटी का फूड खाना है वो एक्स्ट्रा पैसा देके ढंग का खाना खाएगा और एटलीस्ट अपनी बॉडी में कोई गंद नहीं डालेगा। बिल्कुल। सर अगर वो बता भी देंगे एक लेवल पे, मुझे नहीं लगता कि हमारे इंडियन सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस है कि वो उस चीज़ को समझ के लेंगे। फिर बात वही है कि लाइफ़स्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट, लाइफ़स्टाइल चेंज हो चुका है। पहले कभी भी मार्केट से पनीर लोग नहीं लेते थे जनरली, जैसे हम बात करें अपनी मम्मी की, दादी-नानी की, क्योंकि वो घर में ही बना लेते थे ओरिजिनल आपके मिल्क से। सो अब इतना किसी के पास टाइम ही नहीं है। अब सुबह सपोज़ मैंने ऑफ़िस जाना है और मेरे घर में पनीर खत्म है, तो आजकल बहुत 10 मिनट्स में स्विगी आ जाता है, हुँ, 5 मिनट्स में ब्लिंकिट आ जाता है। तो आप ब्लिंकिट करते हो, बनाते हो, वो उस टाइम जब टेस्ट करते हो तो लगता है यार थोड़ा-सा कुछ चेंज है, चलो हो सकता है मार्केट पनीर हो। हुँ, वो तो साइड इफेक्ट्स उसके सिंथेटिक के बाद में पता चलते हैं, क्योंकि आपने जब सुना होगा जब त्योहारों का टाइम होता है, तो ये पनीर है, मिठाइयाँ हैं, इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें और आपका जितना भी ये अगर मैं बात करूँ आपने सुना होगा जैसे बोन्स, एनिमल की बोन्स से मिलकर शुगर निकाली जाती है, वो उसमें यूज़ करते हैं, तो वो कहाँ से वीगन प्रोडक्ट्स है। वो सब बाद में धीरे-धीरे हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो आजकल इसीलिए आपने सुना होगा कभी भी पनीर वाली चीज़ें मार्केट में जब फेस्टिवल का टाइम है लोग अवॉइड करते हैं कि आप मिठाइयाँ मत लो, पनीर मत लो, आर्टिफ़िशियल है, सिंथेटिक है। वो इसीलिए मना करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में बाद में जाकर वो किसी न किसी का साइड इफ़ेक्ट दिखाते तो हैं। बाज़ार का पनीर बेसिकली खाना ही नहीं चाहिए, खाना ही नहीं अवॉइड ही चाहिए। करना चाहिए। मार्केट में आपको जितना भी पनीर मिलेगा, जितनी भी आर्टिफ़िशियल स्वीटनेस मिलेंगे, सब हार्मफुल है हमारी बॉडी के। तो दूध कौन-सा प्योर है? अगर आप घर पे दूध भी मँगा रहे हैं तो दूध में भी तो कितनी सारी मिलावट है। बिल्कुल मिक्सिंग है। अगर आप जैसे मैं ऐसे कहूँ तो काऊ साँस ही लेना मिल्क बंद हम कर दें हम बोलते तो। हैं। ट्रू सर, वो हम नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि कई बार जब जो डाइट भी कर रहे हैं तो वो लोग लंच में अच्छा मील खा लेते हैं, डिनर में भी सही खाना खा लेते हैं। लेकिन कई बार जो इन बिटवीन जो टाइम होता है ना, उसमें स्नैकिंग करने का बहुत मन होता है लोगों को। मोस्टली 7 बजे के बाद तो सब गंद खाना शुरू कर ही देते हैं बिल्कुल। और फिर लेट नाइट क्रेविंग्स भी होती हैं, उसमें भी सब चॉकलेट्स और ये सब खाते हैं। तो वो टाइम पे कैसे कंट्रोल किया जाए या कोई हेल्दी अल्टरनेटिव्स हैं? हेल्दी अल्टरनेटिव सर ये है कि अगर हम चॉकलेट खाने का मन है हमारा, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं डार्क चॉकलेट से, जो कि आप कई बार थोड़ा बहुत ले सकते हो। स्वीट क्रेविंग्स अगर आपकी होती है तो आप घर में खुद से कोकोनट बर्फी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते मार्केट का भी अगर आप 1 पीस ले रहे हो, वो भी आपकी क्रेविंग के लिए काफ़ी होता है। वैसे खजूर, अंजीर, आपके ग्रेप्स, ये चीज़ें आपकी शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करती हैं, ठीक है? जूसेस उस टाइम पे अगर आप थोड़ा बहुत जूस ले रहे हो, फ्रूट ले रहे हो, लोग कहते हैं रात के टाइम फ्रूट्स लेना इज़ नॉट अ गुड, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। आप ले सकते हो, वो आपकी शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करते हैं। और आजकल तो मार्केट में इतनी चीज़ें आ गई हैं, आप खुद चाहो तो घर में मखाना रोस्ट कर लेते हो, वो रिच फाइबर है। उसको आप कितना भी खाओगे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपकी बॉडी में फाइबर जाएगा, स्किन ग्लो और कॉन्स्टिपेशन आपको खत्म करता है, ओके। आपके एपेटाइट को कंट्रोल करेगा, कैल्शियम रिच है, प्रोटीन रिच है। आप किनुआ का चिप्स ले सकते हो, आप बीटरूट चिप्स ले सकते हो, स्पिनच चिप्स ले सकते हो। बट दे आर ऑल फ्राइड राइट? नो रोस्टेड भी है मार्केट में, तो अच्छा। आप वो भी ले सकते हो। आप चाहो तो घर में भी इन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो, बट वी नीड अ टाइम फॉर दैट। हुँ। तो आप वो ले सकते हो। अब जैसे आपने बोला 7 बजे से लेके 10 बजे तक डिनर नहीं करते, तो उसके बीच में जो आपकी क्रेविंग्स हैं, उसके लिए सबसे अच्छा रहता है मुरमुरा और चना, क्योंकि वाटर इनटेक बढ़ जाता है। आपका जो मुरमुरा और चना आप लोगे उससे आपको प्यास लगनी शुरू हो जाती है, तो आपका वाटर इनटेक बढ़ जाता है। आप अगर जैसे मैंने बताया मखाना लोगे, तो उससे भी आपको कई बार प्यास लगनी शुरू हो जाती है, वाटर इनटेक बढ़ेगा, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होनी शुरू हो जाती है। आप कुछ नहीं ले सकते, आप मखाना चाट बना लो घर में, ठीक है? आप भेलपूरी ले सकते हैं, वो भी हेल्दी होता है। इट्स नॉट कि आपका भेलपूरी ऑल द टाइम हम नहीं खा सकते, ऐसे तो हम हर चीज़ को अगर छोटे-छोटे, छोटे-छोटे देखेंगे तो हम कुछ खा ही नहीं पाएँगे। ट्रू। तो यू कैन टेक दैट थिंग्स और यू कैन हैव स्प्राउट्स एट दैट टाइम, यू कैन हैव पनीर टिक्का एट दैट टाइम। अगर आप
वेजिटेरियन है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, यू कैन हैव सी फूड, प्रॉन्स ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, यू कैन हैव दैट थिंग्स। सुपर फूड्स कौन से हैं हमारे? सुपर फूड्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं बात करती हूँ टर्मरिक, मिल्क, होल व्हीट ग्रीन्स हो गए आपके, ग्रेन्स हो गए, आटा रोटी हो गई आपकी, पनीर हो गए। आटा रोटी इज़ अ सुपर फूड? हाँ, आटा रोटी इज़ अ सुपर फूड, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा आटा है, वो रिच फाइबर है। वो रिच फाइबर है, तो वो आपके आयरन को कंट्रोल करता है और आपकी बॉडी को जितने भी आपके टॉक्सिक्स हैं, उनको रिज़ॉल्व करने में हेल्प करता है। अभी हमारी मिथ है कि हम आटा रोटी खाकर हमें लगता है कि हमारा वेट बढ़ जाएगा। कुछ डायटीशियन सॉरी हैं, जो आपको बोलते हैं कि ज्वार की रोटी खाओ, लेकिन क्या होता है सर, ज्वार की रोटी हर एक बंदे को सूट नहीं करती है। उससे कॉन्स्टिपेशन लेवल होना शुरू हो जाता है, गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। बकव्हीट है, उसका जो पीएच लेवल है बहुत हाई है, हर एक को सूट नहीं करता, पिंपल आने शुरू हो जाते हैं। जो आटा रोटी है, वो हमारा स्टेपल फूड है, वो हर एक इंडियन डाइट में चाहता ही चाहता है। हाँ, अगर किसी को शुगर है, तो उसमें हम जैसे चने का आटा हो गया, ज्वार का आटा, तो हम मिक्स करा सकते हैं। दैट्स अ सुपर फूड। कमाल है, मतलब आप पहले इंसान हो जिससे मैं सुन रहा हूँ, मतलब आटे की तारीफ़ सुन रहा हूँ। अब तक तो हाल-फिलहाल में तो जितना भी सुना है सब ग्लूटेन की, आटे की हमेशा बुराई हुई है, नहीं सर, रोटी की ऐसे नहीं। बुराइयाँ हुई हैं। क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, उनको भी ऐसे लगता है कि नहीं, आटा रोटी अगर हम नहीं खाएँगे, तो हमारा जो है वेट नहीं जाएगा, या मिथ है। एक दिन मैं उनको बोलती हूँ, आज आप आटा रोटी मत खाओ और वेट लो, नेक्स्ट डे वेट बढ़ा होगा, अगले दिन आप रात को 2 रोटी खाओ और वेट लो, वेट 600 ग्राम्स कम होता है। 110% ये सब मिथ है कि हम चावल नहीं खाएँगे, नॉर्मल रोटी नहीं खाएँगे, तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। व्हाट अबाउट एल्गे? हाँ, एल्गी जो है सर, वो आपकी स्पेशली स्किन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। वो आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, आपके बीपी लेवल को कंट्रोल करता है, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। सो डेफ़िनिटली जो अफ़ोर्ड कर सकता है बिल्कुल ले सकता है, अदरवाइज़ उसकी जगह आप अपना लेग्यूम्स भी ले सकते हो, बीन्स भी ले सकते हो, जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आपके इसको अगर मैं बात करूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो सबके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, स्किन के लिए स्पेशली बहुत इफ़ेक्टिव है। एंड जैसे व्हीट ग्रास, व्हीट जैकफ्रूट। ग्रास और जैकफ्रूट जो आपका हाई फाइबर में मैं बोलूँगी, और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ओके। क्या आप जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है, उसे रिवर्स कर सकते हो थ्रू न्यूट्रिशन? सर, थ्रू न्यूट्रिशन अगर प्रोटीन आप थोड़ा बहुत लोगे तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें अपने ऑयलिंग की बहुत ज़रूरत है, जो कि स्पेशली अगर मैं बात करूँ शिकाकाई और आंवला, और आपका एक चीज़ और आता है जिसमें विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ कर सकते हो। उससे एक सर्टेन एज पे आप ग्रे हेयर को होने से रोक सकते हो। बट ग्रे हेयर भी फिर इट्स अ थिंक कि हमारा लाइफ़स्टाइल और स्ट्रेस की वजह से आजकल छोटे बच्चों के भी ग्रे हेयर्स होने शुरू होंगे। सो इट्स नॉट थिंक कि हम न्यूट्रिशन से पूरा कर सकते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन से पूरा कर सकते हैं, तो स्ट्रेस लेवल को सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन वो तो इट्स इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, वो हाँ, होना है तो वो होगा ही होगा। होगा ही होगा, उसका आप कुछ। ओके। गट फ्रेंडली फूड कौन से होते हैं? कट फ्रेंडली फ्रूट्स आपके बीन्स हैं, टमाटोज़ हैं, आपका लेग्यूम्स हैं, होल व्हीट ग्रेन्स हैं, जो हम आटा की अगर बात करें, प्योर व्हीट ब्रांड्स आजकल आ गए हैं, वो हैं। आपका पनीर है, सोयाबीन है, ये हमारी बॉडी के लिए, गट के लिए बहुत अच्छा होता तो किसी का अगर गट खराब है तो उनसे है। ये सब बिल्कुल सारी लेना चीज़ें चाहिए, मिल अनार सकती लेना चाहिए, वाटरमेलन लेना चाहिए, बेरीज़ लेनी चाहिए, उससे आपके गट को बहुत इफ़ेक्ट मिलता है। हैं। ओके। ये जो विनेगर होता है, एप्पल साइडर विनेगर, हाँ, जो कहते हैं कि खाने से पहले पीना बिल्कुल लेना चाहिए। चाहिए। इज़ इट गुड? हाँ, इट्स अ गुड, क्योंकि आपके इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज़्म को कंट्रोल करता है, आपके फैट्स को ब्रेक करता है, और आपके एपेटाइट को एक लेवल पे कंट्रोल करता है। तो इसलिए आपको एप्पल साइडर विनेगर ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, वो एक क्लाइंट अगर जिसको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, उनके लिए हम मना करते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर आपको नहीं लेना चाहिए, या जिनकी स्किन सेंसिटिव है। क्योंकि उससे क्या होता है, विनेगर कई बार इफ़ेक्ट करता है और स्किन में आपको रैशेज़ होने शुरू हो जाते हैं, इचिंग होनी शुरू हो जाती है। ओह! इस आजकल जो इंटरनेशनल वेजीज़ हैं बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो चुकी हैं, जैसे ब्रोकोली, ज़ुकीनी, बेल पेपर। पहले तो हम शिमला मिर्च खाते थे नॉर्मल, अपने जो देसी जो टमाटर और ये सब सारी चीज़ें खाते थे। तो ये जो इंटरनेशनल वेजीज़ जो हमारे इंडियन मार्केट में जो आ चुकी है, ये अ, ये खाने से हमें मतलब फ़ायदा मिलता है या फिर ये सिर्फ़ फ़ैड है, फ़ैड क्रिएट किया नहीं, गया है? इससे फ़ायदा बिल्कुल मिलता है। अगर पहले हम कहते थे कि हम शिमला मिर्च खा रहे हैं या गोभी खा रहे हैं, इट्स अ हाई फाइबर। अभी अगर हम बेल पेपर्स की बात करें, कलर्ड बेल पेपर्स है, तो उसमें विटामिन सी, विटामिन ए रिच होता है। तो जो लोग नहीं ले सकते, वो टोमेटो से कंप्लीट कर सकते हैं, पर जो ले पर सक पहले ये सब इंडिया में नहीं उगते थे, ब्रोकोली इंडिया में नहीं उगता था, वो राइट। बाहर से लेकर आया गया है। ब्रोकोली इज़ नॉट अ कि प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको दे रहा है। ब्रोकोली इज़ समथिंग, वो आपका मैन्युफैक्चर्ड है। आपका नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वो उसको किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। ओह! उसे अगर हम रिप्लेस करें, तो गोभी है,
उससे हम कॉलीफ्लावर से रिप्लेस कर सकते हैं, हम उसे अगर रिप्लेस करना चाहते हैं, आप हाई फाइबर फूड से उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो इट्स नॉट कि अगर आप ब्रोकोली नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी में किसी चीज़ का डेफिशिएंसी हो जाएगा या आपको बहुत नीडेड है। बेल पेपर्स का मैंने इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि जैसे कुछ बच्चे हैं वो स्पेसिफिकली टमाटर नहीं खाते, उनको टमाटर नहीं पसंद, तो उनके लिए विटामिन सी और विटामिन ए के लिए ये बहुत अच्छा सोर्स है कि आप कलर्ड वेजिटेबल्स लेना शुरू करो। मेरे कहने का मतलब था कि हमें देसी वेजिटेबल्स कंज़्यूम करने चाहिए या फिर ये इंटरनेशनल नहीं, वेजिटेबल्स भी कंज़्यूम करने चाहिए? देसी इज़ गुड। हाँ, अगर आप कर रहे हो तो देसी इज़ वेरी गुड क्योंकि हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। देसी इज़ वेरी गुड लेकिन जो कर सकता है उसके लिए बिल्कुल है कि आप ले सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट हाँ, ब्रोकोली इज़ नॉट अ थिंग, इट्स अ मिथ। इट्स अ रिच पीपल मिथ कि हमें ब्रोकोली खाने से कुछ अच्छा मिल जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आप उसको कॉलीफ्लावर की जगह चेंज कर सकते तो बेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज़ हो। बेस्ट ए क्लास टू प्रोटीन होगा। ए क्लास होता है वो आपका सबसे ज़्यादा मिलता है पनीर में, आपको मिल्क में मिलेगा, आपको आपकी लेग्यूम्स में मिलेगा, जैसे छोले हैं, चने हैं, राजमा है, पालक है, इनमें सबसे अच्छा आपको हाई प्रोटीन सोर्स मिलता है। लेकिन जो हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है, क्या वो इनसे हम फुलफ़िल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा नहीं, एक लेवल पे खाना पड़ता है, अगर ज़्यादा खाएँगे तो ऑब्वियसली प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ पालक की, तो पालक भी एक लेवल पे खाओगे, अगर ज़्यादा खाओगे तो स्टोन्स होने के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो वो एक लेवल पे एक बॉडी, फिर वही बात कि बॉडी को हम स्टडी करके बीएमआई और आरडीए के हिसाब से आपको प्रोटीन लेवल सजेस्ट करते हैं। एक मिथ्स और फैक्ट्स वाला सेक्शन है, श्योर। सो लेट्स प्ले दैट। ओके, यू टेल मी वेदर इट्स अ मिथ और अ फैक्ट। ओके। ओके? कार्ब्स आर द एनिमी, मिथ और फैक्ट? इट्स अ मिथ, स्किपिंग मील्स हेल्प्स यू लूज़ वेट, वेरी बिग मिथ। ग्लूटेन इज़ हेल्दी, हाँ, ग्लूटेन से फैक्ट, वो तो हम समझ ही गए। ईटिंग फैट मेक्स यू फैट, नो, नेवर, शुगर इज़ बैड, मिथ। अच्छा इट्स अ मिथ। हाँ, इट्स अ मिथ। जिनको ज़रूरत है उनके लिए शुगर इज़ नॉट अ बैड। सिर्फ डायबिटीज़ पीपल के लिए हम चेंज करते हैं। अदरवाइज़ बॉडी को शुगर का भी उतना ही नीड है जितना हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का नीड है। सो ओके। एग योक्स आर अनहेल्दी, इट्स अ मिथ। इट्स ओनली थिंग इज़ दैट जो लोग फैटी हैं उनको हम एक लेवल कंट्रोल करते हैं कि आप एक पोर्शन का आप योग लीजिए और एक कम मिस कर दीजिए। ओके। सॉल्ट इज़ बैड फॉर हेल्थ, इट्स अ मिथ। ओके। स्पॉट फैट रिडक्शन इज़ पॉसिबल, इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके। ईटिंग एट नाइट लीड्स टू वेट गेन, हाँ, इट्स अ फैक्ट। 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 Drinking water helps with weight loss. इट्स अ फैक्ट। Okay. Without consuming vitamins externally, हुँ, a diet is never complete. मिथ। इट्स अ मिथ। Okay. So that sums up all my questions for you. नाइस। Thank you so much. आपने हमें इतना ज्ञान दिया और इतना न्यूट्रिशन के बारे में समझाया. I थैंक्स। think सबके डाउट्स जो हैं क्लियर हो चुके होंगे. होपफुली। Yeah. So thank you so much for coming. थैंक यू। आई एम श्योर आपने इस एपिसोड को बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग गेस्ट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए और इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ले सकें। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।